हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है जेई 45 डेज क्रैश कोर्स में। आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन। प्रीवियस लेक्चर में हम काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ चुके हैं, तो आज भी हम स्टार्ट करते हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक से। आप देख सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन, जैसे कि मैंने आपको बताया था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन हो सकते हैं जैसे कि आपके हो गए RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे कि आपके हो गए RCOO बॉन्ड OR- कीटोन, जैसे कि आपका हो गया एल्डिहाइड, जैसे अल्कोहल, ठीक है, एटसेट्रा। इस टाइप से कुछ कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन हो सकते हैं। ईथर, ठीक है। तो हमने अल्कोहल फिनॉल ईथर स्टार्ट किया था, अल्कोहल फिनॉल ईथर हम पढ़ रहे थे। तो देखते हैं इसमें आगे क्या है। तो आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ये सिलेबस था जो कि मैंने आपसे पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, रिएक्शंस एंड यूजेस। तो हम अल्कोहल फिनॉल ईथर में क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए। अल्कोहल फिनॉल ईथर में हम अल्कोहल्स के आइडेंटिफिकेशन, प्राइमरी अल्कोहल क्या होते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल क्या होते हैं, टर्सरी अल्कोहल क्या होते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं। मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। फिनॉल्स में एसिडिक नेचर हम डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं जैसे हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, रीमर्टीमन रिएक्शन। ईथर्स का स्ट्रक्चर होता है। एल्डिहाइड कीटोन्स में नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू C डबल बॉन्ड O। ये जो C डबल बॉन्ड होता है इसे कहते हैं कार्बोनिल कार्बन, ठीक है जी, कार्बोनिल कार्बन। उसके बाद आप देख सकते हैं रिलेटिव रिलेटिव रिएक्टिविटीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। Important reactions such as nucleophilic addition of HCN, hydrogen cyanide, ammonia and its derivatives, Grignard reagent, oxidation reduction, Wolff-Kishner and Clemenson reduction जिसमें हम पढ़ते हैं, acidity of alpha hydrogen जिसमें aldol condensation हो गई, Cannizzaro reaction, haloform reaction, chemical test to distinguish between aldehyde and ketones और carboxylic acid। ये सारी बातें हम कवर करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आज के टॉपिक से जो कवर करने वाले हैं वो है एस्टरिफिकेशन, लुकास टेस्ट, रिएक्शन ऑफ फॉस्फोरस हलाइड्स, हाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल्स, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल होगा, ब्रोमिनेशन करेंगे फिनॉल का, डिहाइड्रेशन अल्कोहल का, विलियमसन सिंथेसिस और रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स विद ड्राई सिल्वर ऑक्साइड, और साथ में रिएक्शन विद HX मतलब हाइड्रोजन हैलाइड। एस्टरिफिकेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम एस्टर का बनना सीखेंगे, कैसे बनता है। लुकास टेस्ट इंपॉर्टेंट है जो हम ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरेन्स में लुकास टेस्ट, जहां पे हमने लुकास रिएजेंट को डिस्कस किया था। रिएक्शन ऑफ फॉस्फोरस हलाइड जैसे कि हमारे PCl5 हो गए, Cl3 हो गए, इनकी रिएक्शंस किस तरीके से होती हैं वो हम देखेंगे। हाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल देखेंगे, अल्कोहल का हाइड्रेशन करेंगे, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल करेंगे। हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर, डिहाइड्रोजनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ H2, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स पढ़ेंगे, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल पढ़ेंगे। फिनॉल आपको पता ही है क्या होता है, बेंजीन पर OH। ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल पढ़ेंगे, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स पढ़ेंगे, विलियमसन सिंथेसिस जिसमें हम ईथर का फॉर्मेशन पढ़ेंगे और साथ में कुछ और भी बातें देखेंगे। रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स विद ड्राई सिल्वर ऑक्साइड मतलब Ag2O के साथ, और रिएक्शंस विद HX। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे एस्टरिफिकेशन से। एस्टरिफिकेशन में आप क्या समझ सकते हैं, देखिए ध्यान से समझिए। उससे पहले आपको बता देता हूं कि जो टोटल क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मार्क्स 4 मार्क्स का, ठीक है। तो एस्टरिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं। एस्टरिफिकेशन जैसा कि नेम ही बता रहा है कि यहाँ पर क्या बन रहा है, एस्टर बन रहा है। मतलब AR या ROH आप ले सकते हैं। अगर आपने AROH लिया जैसे बेंजीन पर OH तो उसे कह देंगे फिनॉल, और अगर आपने ROH लिया तो उसे कह देते हैं अल्कोहल, ठीक है। ये एरोमेटिक अल्कोहल, ये एलिफेटिक अल्कोहल या फिर अल्काइल अल्कोहल। R-COOH के साथ रिएक्शन करेगा। R- हो सकता है R और R- सेम हो सकता है R और R- डिफरेंट हो। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। एसिडिक कंडीशंस पर रिएक्शन होती है जैसे कि H2SO4 जो कि एक अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है क्योंकि यहाँ पर रिमूवल होना वाटर का। तो जो प्रोडक्ट बनता है वो ईस्टर बनता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं RCOOR। अगर आपने AR लिया तो बनेगा ArOC डबल बॉन्ड OR, ठीक है जी। अगर आपने R लिया तो बनेगा ROC डबल बॉन्ड OR, मतलब इसका गया H और इसका गया OH। उसी तरीके से आप जरूरी नहीं कि यहाँ पर क्या लो कार्बोक्सिलिक एसिड, आप एनहाइड्राइड ग्रुप भी ले सकते हो जो कि एसिड एनहाइड्राइड है, एसिड का ही डेरिवेटिव है। आपने लिया एक अल्कोहल AR या ROH, R-CO होल ट्वाइस O के साथ रिएक्शन करा दी। R-CO होल ट्वाइस O को मैं कैसे लिख सकता हूँ, R-C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O R-। ये एक एसिड एनहाइड्राइड है, ठीक है, ये एसिड डेरिवेटिव है।
तो H पॉजिटिव मतलब एसिडिक कंडीशंस में रिएक्शन हो रही है, प्रोडक्ट आपको मिला वही एस्टर। ओपन कर देता हूँ, AR या फिर RO डबल बॉन्ड OR-, ठीक है। इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। तो आपको इन सभी चीजों का ध्यान रखना है। बट यहाँ पर वाटर ना निकल के साइड प्रोडक्ट है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है साइड प्रोडक्ट? कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद आप देख सकते हैं, अगर मैं लिखता हूँ RaROH, वही अल्कोहल या एरोमेटिक अल्कोहल, और उसकी रिएक्शन करा देता हूँ एसिड क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, जो कि क्या है, एक बेस। तो प्रोडक्ट बनता है फिर से एस्टर। यहाँ पे R भी हो सकता है और AR भी हो सकता है, RaROC डबल बॉन्ड R-। मान लीजिए मैंने लिया सैलिसिलिक एसिड, उसके साथ उसका कर दिया, ये क्या कहते हैं आप, एसिटिक एनाइडाइड के साथ रिएक्शन, मतलब एसिटाइलेशन। ठीक है, क्या कर दिया, एसिटाइलेशन। सैलिसिलिक एसिड का नाम होता है 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो इस यहां से होगा क्या, CH3CO ग्रुप आ जाएगा इस H को रिमूव करके। तो हुआ क्या, यहाँ पर प्रोडक्ट बन गया एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, जिसको हम कहते थे एस्पिरिन, जो एज ए मेडिसिन काम में आती थी। ठीक है, प्लस CH3COOH। ठीक है जी, CH3COOH। और रिएक्शन की कंडीशंस क्या है, एसिडिक। आप देख सकते हो यहाँ पर H पॉजिटिव यूज हुआ है, तो इसे हम कह देते हैं एस्पिरिन। उसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट बात पर, जो कि होगा लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट पर जाने से पहले आप ये इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट एस्टरिफिकेशन को समझ सकते हैं। सो लुकास टेस्ट में क्या है, देखिए चलते हैं लुकास टेस्ट पर। बेसिकली लुकास टेस्ट आइडेंटिफाई करता है प्राइमरी अल्कोहल कौन सा है, सेकेंडरी अल्कोहल कौन सा है, और टर्शियरी अल्कोहल कौन सा है। बट कैसे भाई, हमारे पास 3 टाइप के अल्कोहल है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। वो किस बेसिस पर है, बेस्ड ऑन R ग्रुप। जिस कार्बन पर OH ग्रुप लगा हुआ है, अगर उस कार्बन पर एक R 2 H है तो उसे हम बोल देंगे प्राइमरी अल्कोहल। अगर उस कार्बन पर 2 R है सेकेंडरी अल्कोहल, और उस पर 3 R है तो टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, अब कैसे पता लगेगा कि कौन प्राइमरी, कौन सेकेंडरी और कौन टर्शियरी अल्कोहल है, तो हमें दिया गया लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट क्या करता है, प्राइमरी लुकास रिएजेंट तुम्हें पता है, ये वो होता है HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2, HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2, तीनों के साथ हमें लुकास रिएजेंट का एडिशन करना है। तो होगा क्या, मैं चलिए एक एग्जांपल के साथ आपको दिखाता हूं। मैंने लिखा CH3CH2CH2OH, जिसको बोलेंगे ब्यूटेन फनोल। फिर मैंने लिखा ये अल्कोहल, ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, और इसी तरीके से हम लिखेंगे टर्शियरी अल्कोहल। जो हमारा प्राइमरी अल्कोहल है, जो हमारा सेकेंडरी अल्कोहल और जो हमारा टर्शियरी अल्कोहल है, इनकी अब हम रिएक्शन कराते हैं। तो जब हमने रिएक्शन करानी स्टार्ट करी, तो देखो प्राइमरी अल्कोहल जो है उसकी रिएक्शन हमने कराई HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। फिर इधर भी मैंने रिएक्शन कराई HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। इधर भी मैंने रिएक्शन कराई HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। तो हुआ क्या, यहां पर टर्बिडिटी अपीयर नहीं हुई, नो टर्बिडिटी अपीयर। यहां पर टर्बिडिटी after some time या after few minutes या आफ्टर फ्यू मिनट्स, और यहां पर इमीडिएटली क्या हो चुकी है, टर्बिडिटी अपीयर।
तो आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ प्राइमरी अल्कोहल्स, इनकी रिएक्शन कराई मैंने HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। तो रिएक्टिविटी इन लुकास टेस्ट क्या हुआ, वेरी लो, यहाँ पर मॉडरेट और यहाँ पर हाई। टाइम जो रिएक्शन के लिए लेगा ये आप देख सकते हैं कुछ घंटे, यहाँ पर 5 से 20 मिनट, और यहाँ पे इमीडिएटली। तो इमीडिएटली वाले केस में जो टर्बिडिटी आएगी इमीडिएटली आ जाएगी। यहाँ पर जो टर्बिडिटी आएगी वो नो और वेरी लेट टर्बिडिटी, बहुत ज्यादा लेट टर्बिडिटी आएगी, ठीक है। जो मिल्कीनेस आएगी बहुत ज्यादा लेट आएगी। यहाँ पे ग्रेजुअल टर्बिडिटी फॉर्मेशन, मतलब 5 से 20 मिनट के अंदर टर्बिडिटी अपीयर हो जाती है। तो जो प्रोडक्ट बनता है वो आप सभी को पता है, एल्काइल हैलाइड बनेगा। इसमें प्राइमरी अल्कोहल में भी क्लोरीन जुड़ जाएगा, एनहाइड्रस ZnCl2 हम लेके चल रहे हैं, और HCl के प्रेजेंस में तो यहाँ पर भी क्लोरीन जुड़ जाएगा। OH हट के यहाँ पर भी OH को रिमूव करके क्लोरीन अटैच करना है, यहाँ पर भी OH को रिमूव करके क्लोरीन अटैच करना है। यहाँ पर जो है ये वेरी स्लो फॉर्मेशन होगा, या आप कहें बहुत बहुत धीरे फॉर्मेशन होगा। तो ये प्राइमरी अल्कोहल की बात है। तो अगर आप इनके प्रोडक्ट भी लिखना चाहते हैं तो प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं, जो कि बनेगा ये, इस केस में ये वाला प्रोडक्ट, और इस केस में ये प्रोडक्ट, ठीक है जी। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट बात पर, रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड्स। फॉस्फोरस हैलाइड्स आप देख सकते हैं जैसे PCl3 हो गया, PCl5 हो गया। तो मैंने यहाँ पर क्या समझाया, लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट आपकी समझ में आ चुका है, क्योंकि लुकास टेस्ट में हमें क्या करना होता है आपको पता है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी को आइडेंटिफाई करता है लुकास टेस्ट। और लुकास टेस्ट में जो है उससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा अल्कोहल टर्शियरी, कौन सा अल्कोहल सेकेंडरी और कौन सा अल्कोहल प्राइमरी है। अगर हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल है तो टर्बिडिटी इमीडिएटली आ जाती है, और अगर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है तो टर्बिडिटी बहुत स्लो या आती नहीं है, और सेकेंडरी अल्कोहल में मॉडरेट टाइम लगता है, जो कि होता है 5 से 20 मिनट के बीच में लुकास रिएजेंट ऐड करने पर। अब आता है रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ROH अल्कोहल की रिएक्शन PCl3 के साथ करी गई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं RCl बन जाएगा और H3PO3 निकल जाएगा। और ROH की रिएक्शन PCl5 के करने पर RCl प्लस POCl3 HCl बाहर निकल जाएगा। अब देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म। मैंने लिया ROH जो कि एक अल्कोहल है, उसके बाद PCl3 के साथ रिएक्शन करा दी, तो ऑक्सीजन के लोन पेयर ने फास्फोरस पे अटैक किया, क्लोरीन को बाहर कर दिया, तो PCl यहाँ पर अटैच हो गया, ऑक्सीजन ने लूज किया तो पॉजिटिव आ गया। क्लोरीन डज नॉट अटैक हियर, यहाँ पर HCl पर होगा क्या, ये वाला H इस Cl पर चला जाएगा तो फास्फोरस पर, तो आप देख सकते हैं इधर, और यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। क्या आ जाएगा यहाँ पर, डबल बॉन्ड। तो RO पॉजिटिव, डबल बॉन्ड PCl, Cl और H। फिर Cl नेगेटिव इस R पर अटैक करेगा और इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करेगा, तो बनेगा आपका क्या, H, उसके बाद P, Cl और डबल बॉन्ड O। यहां से RCl अलग हो चुके हैं, फिर से ROH आएगा, इस P पे अटैक करेगा, फिर अटैच कर लेगा ROH, P पर क्या है हाइड्रोजन, Cl और डबल बॉन्ड O। फिर क्या होगा, Cl नेगेटिव फिर से R पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड इसको ब्रेक कर देगा, तो ये बन जाएगा HP डबल बॉन्ड O Cl, और O का हो जाएगा अब OH, क्योंकि ये H इसके साथ जुड़ा हुआ है। अब बन गया फिर से RCl। इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट आता रहता है। नेक्स्ट बात है हाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। हाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में क्या है, जब हमने लिया C2H5OH H2SO4 के साथ 443 केल्विन पर, तो हमें मिला एल्कीन, मतलब इथेनॉल टू इथीन। इथेनॉल टू हमने क्या बनाया, इथीन। मैकेनिज्म क्या है, स्टेप 1 में क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। प्रोटोनेटेड अल्कोहल कैसे बनेगा, ये हमने लिया इथेनॉल, ठीक है, और इथेनॉल की रिएक्शन हमने किसके साथ कराई, H पॉजिटिव, मतलब H2SO4 के साथ। देखिए ध्यान से, 3 स्टेप में करेंगे हम इसको। स्टेप 1, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर इस तरीके से। ये स्टेप फास्ट होगा, इसको बोलते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन। जैसे बन चुका है प्रोटोनेटेड अल्कोहल, जिसको हम बोलेंगे इथाइल ऑक्सोनियम आयन। क्या बोलेंगे, इथाइल ऑक्सोनियम आयन। स्टेप 2 में क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, एंड इट इज द स्लोएस्ट स्टेप एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है, क्योंकि स्लोएस्ट स्टेप क्या डिटरमाइन करता है, रेट। स्लोएस्ट स्टेप क्या डिटरमाइन करता है, रेट। तो ये बन गया CH3 CH2 OH2 पॉजिटिव है, यहाँ से बॉन्ड इधर की तरफ जाएगा, वाटर यहाँ से रिलीज हो जाएगा, कार्बोकैटायन बन जाएगा। मतलब
ये बन चुका आपका इथाइल कार्बोकेटाइन। ठीक है जी, ये स्लो स्टेप है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। इक्विलिब्रियम का साइन भी आप यहाँ पर तीनों में लगा सकते हो। उसके बाद लास्ट होगा फॉर्मेशन ऑफ इथेन फायदा एलिमिनेशन ऑफ ए प्रोटॉन। यहाँ से एक प्रोटॉन एलिमिनेट हो जाता है और यहाँ पे इथेन का फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब वापस से H पॉजिटिव निकल जाता है। तभी तो आप कहते हैं H2SO4 यहाँ पे एज ए कैटलिस्ट एक्ट कर रहा है, ना तो यूज होगा, बस रिएक्शन को प्रोसीड कराएगा। ये बन गया आपका इथीन और ये है इथाइल कार्बोकेटाइन। और साथ में यहां से H पॉजिटिव, ये रहा। ठीक है जी, ये बन गया प्रोडक्ट। तो इसे हम कहते हैं हाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अगर यहाँ पर हम टेम्परेचर डिफरेंट लेते हैं तो टर्शरी अल्कोहल के केस में H3PO4 सिर्फ 358 केल्विन पर काम चल जाएगा। अगर सेकेंडरी अल्कोहल लेता हूं तो H3PO4 440 केल्विन टेम्परेचर लेना होगा, और प्राइमरी अल्कोहल में H2SO4 के साथ 443 केल्विन टेम्परेचर लिया गया है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर टेम्परेचर चेंज करके आप प्रोडक्ट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट बात पर, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल में क्या होगा, मैंने लिखा RCH2OH, तो कॉपर एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एज ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो क्या होगा, कॉपर 573 केल्विन पर प्राइमरी अल्कोहल को कन्वर्ट कर देगा एल्डिहाइड में। और अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल लेता हूं तो सेकेंडरी अल्कोहल को ही कन्वर्ट कर देगा कीटोन में। और अगर मैं टर्शरी अल्कोहल लेता हूं तो टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, यहाँ पर एलिमिनेशन हो जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ से OH और यहाँ से H रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एल्कीन। क्या बन जाएगा, एल्कीन। तो टर्शरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं किया जा सकता, उन्हें क्या किया जाता है, एल्कीन बनाया जाता है उनकी हेल्प से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे मान लो मैंने लिया इथेनॉल CH3CH2OH, एच प्लस N प्लस ओल इथेनॉल, तो यहाँ पर बन गया CH3CHO प्लस H2 यहाँ से निकल गया है। एक तरह से आप बोल सकते हो डिहाइड्रोजनेशन हुआ है, बट यहाँ पर डिहाइड्रोजनेशन ना होकर डिहाइड्रेशन हुआ, मतलब वाटर का रिमूवल। 90% यील्ड आती है। ठीक है, तो CuX Zn1 -X Al2O4 Zn1 -X Al2O4 -X, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्मूला है। अब आता है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल देखो तीनों तरीके के अल्कोहल है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी अल्कोहल आप देख सकते हैं, जब मैंने क्या किया, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बनाना है तो एल्डिहाइड, देन फर्दर ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करते हैं तो पहले बनेगा एल्डिहाइड और फिर फर्दर बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इनिशियली एल्डिहाइड बनता है और जो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। सेकेंडरी अल्कोहल आपके लिए कीटोन बनाते हैं। ठीक है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया जाता है KMnO4 K2CR2O7 या CrO3, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है जी, डायरेक्टली फॉर्म्स कीटोन, नो फर्दर ऑक्सीडेशन। सेकेंडरी अल्कोहल से डायरेक्टली क्या बनता है, कीटोन, फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता। टर्शरी अल्कोहल नो रिएक्शन, जनरली रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन। जो टर्शरी अल्कोहल्स होते हैं वो जनरली ऑक्सीडेशन में नहीं जाते हैं, वो क्या दे देते हैं आपको, एल्कीन्स। क्या देते हैं, एल्कीन्स। KMnO4 एंड एलिवेटेड टेम्परेचर यहाँ पर यूज किया जाता है कार्बन कार्बन क्लीवेज टू फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बन कार्बन क्लीवेज हो जाती है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। मान लीजिए आपने लिखा इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4, या फिर आप ले लेते हैं K2CR2O7 इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो क्या होगा, इसका नाम क्या है, इथ प्लस N प्लस ओल इथेनॉल। तो क्या बनेगा,
पहले बनेगा CH3CHO, बट क्योंकि हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा, ऑक्सीडेशन होने पे CH3COOH, जिसे हम कहेंगे इथ प्लस N प्लस ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड। और ये क्या बना है, इथ प्लस N प्लस अल इथेनॉल। अगर मैं लेता हूं, मान लीजिए CH3CH2 CHOH CH3, जो कि एक सेकेंडरी अल्कोहल है, तो K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज करने पर, K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज करने पर हमारा इसका हो जाता है डिहाइड्रोजन। एक तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर एल्डिहाइड्स पहले बनते हैं, फिर फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, और सेकेंडरी अल्कोहल से डायरेक्ट कीटोन बनते हैं। कोई यहाँ पर बीच वाला कोई प्रोडक्ट नहीं बनता है, तो डायरेक्ट ये ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये बन जाता है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है जी। बट अगर आप टर्शियरी अल्कोहल लेके आते हो तो क्या होता है, नो रिएक्शन, जनरली रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन। ये कार्बन कार्बन बॉन्ड को क्लीवेज करेगा ताकि कार्बोक्सिलिक एसिड बन सके। ठीक है, और यहाँ पर कुछ और ही प्रोडक्ट बनता है कार्बन कार्बन बॉन्ड को क्लीवेज करके। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मैं ले लेता हूँ CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2OH और PCC का यूज कर लेता हूँ, तो PCC इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये डबल बॉन्ड के साथ कुछ भी इंटरफेयर नहीं करेगा, ये सीधा डबल बॉन्ड को एज इट इज रहने देगा, डबल बॉन्ड रिमेन इंटैक्ट। और यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CHO के साथ एक प्रोडक्ट आ जाएगा जो कि क्या होगा बताइए, एल्डिहाइड। जो कि क्या होगा, एल्डिहाइड, क्योंकि ये कैसा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल सीधा किस में कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड में। ठीक है, चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट बात पर। नेक्स्ट बात क्या है, नाइट्रेशन। किसका नाइट्रेशन है, फिनॉल का नाइट्रेशन। तो फिनॉल के नाइट्रेशन में करना क्या है, हमने लिया फिनॉल और फिनॉल की रिएक्शन करा दी डाइल्यूट HNO3 के साथ, तो नाइट्रेशन जो हुआ है वो हुआ है सिंगल नाइट्रेशन, मतलब कि ए मोनो सब्स्टिट्यूशन हुआ है। क्या हुआ है यहाँ पर, मोनो सब्स्टिट्यूशन। या तो बना है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और यहाँ बना पैरानाइट्रोफिनॉल। पता है आपको, इस पर भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वॉलेटाइल बट पैरानाइट्रोफिनॉल इज नॉट। उसका रीजन मैं आपको बता दूंगा। तो ये हमारा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, ये हमारा पैरानाइट्रोफिनॉल है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए। और पैरानाइट्रोफिनॉल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इंट्रामोलिकुलर आप ऐसे समझ सकते हो, इंट्रा और इंटर वर्ड में कंफ्यूज नहीं होना। जैसे मान लो कंपटीशन होते हैं तो इंट्रा क्विज कंपटीशन, ठीक है, तो इंटर मतलब वहां पे 2 स्कूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंट्रा मतलब एक ही स्कूल में कंपटीशन होगा तो उसे इंट्रा बोल देंगे। ठीक है, इंट्रा मतलब सेम ऑर्गेनाइजेशन में अगर उसी के अंदर कंपटीशन हो रहे हो तो इंट्रा, और अगर उससे बाहर जाके कंपटीशन है तो उसे क्या बोल देंगे हम, इंटर। अगर जैसे मान लो कोई स्टेट वाइज कोई कंपटीशन होता है, तो अगर एक ही स्टेट के अंदर कोई कंपटीशन हो रहा है तो उसे बोलेंगे हम इंट्रा स्टेट। अगर डिफरेंट स्टेट्स पार्टिसिपेट करें तो उसको बोल देंगे इंटर स्टेट कंपटीशन। ठीक है जी, तो इंटर और इंटर में आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो अगर एक ही मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग हो रही है तो उसे बोल देंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर। अगर 2 मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं, 2 से ज्यादा यूज हो रहे हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं तो उसे बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर। अगर मैं यहाँ पर डाइल्यूट HNO3 करता हूं तब यहाँ पर मोनो सब्स्टिट्यूशन होगा, बट अगर यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 यूज हो गया तो समझिए ध्यान से, यहाँ पर ट्राई सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट मिला है। ट्राई सब्स्टिट्यूशन का मतलब है इसने रिंग को इतनी ज्यादा एक्टिवेट कर दिया है कि रिंग की ऑर्थो पैरा और ऑर्थो तीनों पोजीशंस ऑक्यूपाई हो चुकी है। तो इसे बोलेंगे हम 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, जिसे हम कहते हैं पिक्रिक एसिड। क्या कहते हैं, पिक्रिक एसिड। 1 2 3 4 5 6 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। अच्छा, जो मैं आपको बता रहा था कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल लाइक ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वॉलेटाइल और पैरानाइट्रोफिनॉल इज नॉट, इसका रीजन यही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से बेंजीन पर NO2 और OH में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो चुकी है। कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताई थी मैंने आपको, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
और अगर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो वो पैरानाइट्रोफिनॉल में। अब बात ये हुई कि ये मॉलिक्यूल अपने आप में तो काफी स्टेबल है, मॉलिक्यूल अपने आप में काफी स्टेबल है। मान लीजिए एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, तो इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्योंकि ये मॉलिक्यूल अपने आप में काफी स्टेबल है तो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं बना रहे। मतलब इसको ब्रेक करने के लिए, इसके मॉलिक्यूल्स को अलग अलग करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की नीड नहीं है। मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा हुआ, लो। मतलब ये कैसा हुआ, स्टीम वॉलेटाइल, बहुत जल्दी से वेपर्स बन जाएंगे स्टीम पे। पैरानाइट्रोफिनॉल क्या है, पैरानाइट्रोफिनॉल के जो मॉलिक्यूल्स हैं, मान लीजिए ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्डिंग है वो काफी स्ट्रांग है। अगर उस बॉन्डिंग को ब्रेक करना है तो ज्यादा हीट करना पड़ेगा। ज्यादा हीट करने के लिए मतलब समझ रहे हो, ज्यादा हीट करने का मतलब ये हुआ कि बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए स्टीम वॉलेटाइल नहीं है। आप ऐसे समझ सकते हो जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो कुछ इस तरीके से जुड़े हुए हैं और इंटरमोलिकुलर वाले इस तरीके से जुड़े हुए हैं, तो इसको अलग करने के लिए ज्यादा हीटिंग की जरूरत होगी। ठीक है, सो इस तरीके से आप समझ सकते हैं नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल में कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो मैं आपको समझा देता हूं कि एसिडिटी, जब आपका क्या होता है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल में से जो एसिडिक नेचर है वो पैरानाइट्रोफिनॉल का कम है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट भी लग जाता है एसिडिटी में। ठीक है, उसके बाद आता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट मैंने अभी आपको बताया कि पैरानाइट्रोफिनॉल जिसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन है उसमें ज्यादा है, बट इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन काफी वीक है, क्योंकि एक अकेला मॉलिक्यूल अपने आप में ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू दिस साइक्लाइजेशन प्रोसेस। यहाँ पे एक रिंग फॉर्मेशन हो चुके हैं जिस वजह से मॉलिक्यूल काफी ज्यादा स्टेबल है। इस वजह से ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का लाइक स्टीम वॉलेटाइल और पैरानाइट्रोफिनॉल स्टीम वॉलेटाइल नहीं है। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल। अभी हमने क्या पढ़ा, नाइट्रेशन, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ब्रोमिनेशन। किसका ब्रोमिनेशन, फिनॉल का ब्रोमिनेशन। चलिए ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल अगर हम पढ़ते हैं तो काफी सिंपल है। अगर मैं Br2 को दो कंडीशन में लेता हूं, एक तो हो गया नॉन पोलर मीडियम और एक आप ले सकते हो Br2H2 प्रेजेंस में, मतलब पोलर मीडियम। अगर मैं नॉन पोलर मीडियम लेता हूं Br2 इन नॉन पोलर मीडियम 273 केल्विन पे, तो जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो मोनो सब्स्टिट्यूशन होगा और ऑर्थो और पैरा पर प्रोडक्ट आ जाएंगे। रीजन आपको पता ही है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को अटैच कर देते हैं। कहां पर, आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को अटैच कर देते हैं, या तो ऑर्थो या पैरा, और पैरा वाला जनरली मेजर प्रोडक्ट होता है, तो वो यहाँ पे हो रहा है कि पैरा ब्रोमोफिनॉल मेजर प्रोडक्ट है और ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल एक माइनर प्रोडक्ट बना हुआ है। अगर मैं ब्रोमीन को यूज कर लेता हूं पोलर मीडियम में तो कंडीशंस चेंज हो जाती हैं। रिएक्शन की जो रिंग है, मतलब ये जो रिंग है, ये जो रिएक्टेंट है इतना ज्यादा एक्टिवेट हो चुका है कि आने वाले ब्रोमीन को ये तीनों पोजीशन पर अटैच कर देता है, ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पे। मतलब 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल यू विल गेट एज ए प्रोडक्ट और 3HBr यहाँ पे बाहर निकल जाते हैं। मतलब आपको यहाँ से ये समझ में आया कि अगर ब्रोमीन को नॉन पोलर कंडीशंस में, नॉन पोलर मीडियम में यूज किया गया तो प्रोडक्ट मिलेगा ऑर्थो या पैरा, बट अगर उसको आपने पोलर मीडियम में यूज कर लिया, मतलब इसको बोल देते हैं यहाँ पर जो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल है ना, इसके वाइट पीपीटी आते हैं। पता है इसको कौन सा टेस्ट बोलते हैं, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। इंटरेस्टिंग, डेफिनेटली इंटरेस्टिंग। तो क्लोरीनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस एंड सल्फोनेशन गिव्स द यूजुअल प्रोडक्ट्स। इसी टाइप से उनके भी प्रोडक्ट्स हमें मिल जाते हैं। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि है कोल्बे रिएक्शन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट भी आप इसे बोल सकते हो। तो कोल्बे रिएक्शन क्या है, कोल्बे रिएक्शन स्टार्ट होती है आपकी फिनॉल से। कहां से स्टार्ट हुई जी, फिनॉल से। कोल्बे ने क्या कहा कि NaOH का यूज करो। अगर फिनॉल क्या एसिडिक है नेचर में और हम क्या यूज कर रहे हैं, बेस, तो डेफिनेटली क्या मिलना चाहिए, जल्दी से बताइए, सॉल्ट मिलना चाहिए। सॉल्ट मिलना चाहिए, सॉल्ट क्या हो जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। सॉल्ट क्या हो गया बताइए, सोडियम फिनॉक्साइड। अगर इस सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन में CO2 के साथ करा के और फिर H पॉजिटिव के साथ वर्कअप कर देता हूं, तो पहले यहाँ पे CO2 जुड़ता है, CO नेगेटिव Na पॉजिटिव, फिर H पॉजिटिव डालने से यहाँ पे क्या हो जाता है, COOH। तो ये बन जाता है 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, जिसे हम क्या कहते थे, सैलिसिलिक एसिड। क्या कहते थे, सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड बनने के लिए जो मैकेनिज्म वो समझिए ध्यान से। मैकेनिज्म क्या होता है, यहाँ पर मैंने क्या लिया, बेंजीन पर O और ऑक्सीजन पर क्या है, H। ठीक है जी, इसे हम क्या बोलेंगे, फिनॉल। अब हम बेस यूज कर रहे हैं, तो बेस को क्या चाहिए, क्या चाहिए बेस को, बेस को चाहिए एसिडिक हाइड्रोजन। भाई एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर। ये छोटी छोटी क्लासेस की रिएक्शंस हैं जो आपको माइंड में रखनी होती है, क्योंकि इनका आगे यूज होना ही होना है। अब बेस को चाहिए क्या, यहाँ हाइड्रोक्साइड आयन है जो कि जिसको चाहिए एक H पॉजिटिव, मतलब एसिडिक हाइड्रोजन। जैसे इसने एसिडिक हाइड्रोजन पर अटैक किया तो ये एसिडिक हाइड्रोजन तब होगा जब ये अपना जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको इधर देगा, मतलब H पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा O नेगेटिव। फिनॉक्साइड आयन बन चुका है, फिनॉक्साइड आयन।
फिनॉक्साइड आयन जो होता है वो क्या करता है, ये बना है O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है, Na पॉजिटिव ऐसे काउंटर आयन यहाँ पे आ चुका है। अब है CO2। अब CO2 रहने की वजह से यहाँ पे देखो क्या हुआ है, जो फिनॉक्साइड आयन बना था उसने अपना नेगेटिव इधर दिया और ये बॉन्ड निकल के बाहर आ गया, यहाँ आ गया नेगेटिव। अब क्योंकि यहाँ पर जो लोन पेयर्स था उसने Na पॉजिटिव को काउंटर आयन की तरह यूज किया, अब इस नेगेटिव ने इस कार्बन पर अटैक किया, क्योंकि ये तो अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, जो C डबल बॉन्ड O होता है ये एक अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है, कोई भी नेगेटिव आके इस पर अटैक कर सकता है इजीली। जब इसने इस पे अटैक किया तो ये बॉन्ड इधर गया, तो क्या बना देखो देना ध्यान से, इस पे जुड़ चुका है, यहाँ देखिए इस पे जुड़ चुका है कार्बन जिस पे डबल बॉन्ड O और एक हो गया O नेगेटिव और इस पे एक हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन अपना बॉन्ड इधर दीजिएगा, ये बॉन्ड ऊपर जाएगा और ये लोन पेयर इस हाइड्रोजन को ले लेंगे, तो ये बन गया OH, यहाँ पर जुड़ चुका है C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अब क्या हुआ, जो H3O पॉजिटिव यहाँ से रिमूव हुआ है वो नेगेटिव इस H3O पॉजिटिव से H को ले लेगा, यहाँ से वाटर बाहर हो जाएगा और ये बन जाएगा COOH, जिसे हम बोल देते हैं सैलिसिलिक एसिड या फिर 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म, काफी इंटरेस्टिंग। सो ये हमारा था कोल्बे रिएक्शन का मैकेनिज्म। कोल्बे रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसका मैकेनिज्म भी काफी इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है वो है हमारी रीमर-टीमैन रिएक्शन। रीमर-टीमैन रिएक्शन क्या कहती है, मैं फिनॉल से स्टार्ट करता हूं, ये लिया मैंने फिनॉल और प्रोडक्ट मिलता है सैलिसल्डिहाइड। क्या इसे सैलिसिलिक एसिड बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। कोल्बे रिएक्शन का प्रोडक्ट भी यहां से बना सकते हैं, कोल्बे रिएक्शन का प्रोडक्ट जो होगा वो भी हम यहां से प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं सैलिसिलिक एसिड। कैसे प्रिपेयर करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस रिएक्शन में रिएजेंट क्या यूज किए जाते हैं, रिएजेंट यूज किए जाते हैं क्लोरोफॉर्म प्लस एक्वस NaOH, क्लोरोफॉर्म प्लस एक्वस NaOH की रिएक्शन की जाती है और प्रोडक्ट क्या बनता है भाई, बेस यूज किया है तो OH O नेगेटिव Na पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ से एक क्लोरीन कम करके यहाँ पे अटैच कर दो CH_Cl2, इसको इंटरमीडिएट कहते हैं। फिर NaOH का यूज करो तो वो यहाँ से Cl को हटाएगा, तो देखो कुछ ऐसा बनना चाहिए बेंजीन। यहां से वाटर निकल जाता है, इमीडिएटली कार्बन पर 2 OH स्टेबल नहीं होते, ये बन गया CHO और वर्कअप करेंगे और ये बन जाएगा OH सैलिसल्डिहाइड। क्या इससे हम बना सकते हैं, तो बिल्कुल बना सकते हैं, वो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। देखिए मैंने क्या किया, फिनॉल ले लिया, फिनॉल पे किसकी रिएक्शन करानी है जी, आप CH_Cl3 की जगह CCl4 की रिएक्शन करा दो, ठीक है जी। CCl4 की जब हम रिएक्शन कराएंगे प्लस एक्वस NaOH कर लो, तो क्या होगा, बेस तो इसको बना देगा O नेगेटिव Na पॉजिटिव, और ये कहेगा कि यहाँ पर एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन और तीसरा क्लोरीन अटैच हो जाओ, फिर से एक्वस NaOH यूज कर लो, क्या कहेगा, क्लोरीन को हटा दो, क्या कहेगा OH, क्या कहेगा वाटर रिमूव कर दो, क्योंकि कार्बन पर 2 OH स्टेबल नहीं होते। क्या चाहिए, बन गया प्रोडक्ट। इस तरीके से भी आप इनको कर सकते हैं। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट बात पर।